हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 13 का लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च ये रिलीज की गई थी एंड इट वाज रिलीज बाय द वेलबींग रिसर्च सेंटर इन पार्टनरशिप विद द गैलप एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, सो इन तीनों ने मिलके ये रिपोर्ट जारी की थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें जो बेसिकली हमें बताती है कौन सी कंट्री जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नाउ अब जो ये रैंकिंग हमें मतलब जो ग्लोबल रैंकिंग है वो किस बेसिस पे यहाँ पे दी जाती है। सो ये बेसिकली आपके 6 पॉइंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो इन पे बेस्ड ये रैंकिंग बनाई जाती है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है इस रिपोर्ट में कि जो हमारे यूथ हैं, मतलब हम लोग बेसिकली अब जो सोशल मीडिया है उसका यूसेज बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। मॉडरेट यूज़ इसका होता है लेस देन 1 आवर पर डे, बट हम लोग अब कितना यूज़ कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स पर डे जो है हम इस पे लगा रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे, बच्चों को तो नहीं मतलब बच्चे तो हैं ही, बच्चों के साथ बड़े भी जो है सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने लगे हैं और यूसेज जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सो ये सब यहाँ पे बताया गया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन सी हैं एज पर दिस रिपोर्ट। सो फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड। पिछले साल भी ये फिनलैंड जो है इस रैंकिंग में पहले नंबर पे था और लगातार 9 सालों से ये फर्स्ट प्लेस पे बना हुआ आ रहा है विद अ स्कोर ऑफ 7.764। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसलैंड विद अ स्कोर ऑफ 7.540। डेनमार्क थर्ड नंबर पे है 7.539 के स्कोर से। नेक्स्ट है कोस्टा रिका 7.439। स्वीडन फिफ्थ नंबर पे है विद 7.255 रैंक। ठीक है, स्कोर। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 116 है हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में। ठीक है, नाउ कंट्रीज, नाउ ऐसी कंट्रीज जो अनहैप्पीएस्ट हैं या जिनकी रैंकिंग जो है बॉटम 5 में आती है, तो इसमें नाम आता है आपका पहला, मतलब आखिरी से सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो देखी जा रही है वो है अफगानिस्तान, फॉलोड बाय योर सेरा लियोन, मलावी, जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना। ठीक है, तो ये आपकी रैंकिंग है अनहैप्पीएस्ट कंट्री की। इसके अलावा अब बात करें टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन एशिया, तो इसमें आपका पहला नंबर है इजराइल, फॉलोड बाय यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका ग्लोबल रैंक 21 है और इसराइल का 8वां ग्लोबल रैंक है। ठीक है, 22 विद अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 22। सऊदी अरेबिया जो है एशिया का थर्ड कंट्री बना है जो हैप्पीएस्ट कंट्री है एशिया का। देन ताइवान है 26 जिसका ग्लोबल रैंकिंग है। एंड नेक्स्ट कम्स योर कजाकिस्तान विद अ 33 ग्लोबल रैंक, राइट। नाउ गैलप की बात करें, इसके सीईओ हैं जॉन क्लिफन, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन यूएसए में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, राइट। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन अ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। सो इंडिया की 116 रैंक थी आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, अभी हमने पढ़ा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी लॉन्च दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्मार्ट हेल्थ केयर। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्मार्ट हेल्थ केयर लॉन्च किया था आपका। ठीक है, सो इट इज लॉन्च बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किसने लॉन्च किया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसे लॉन्च किया था। एंड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका है इन दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ स्मार्ट हेल्थ केयर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा यूपी गवर्नमेंट के विजन को फॉर स्मार्ट हेल्थ केयर एंड एआई बेस्ड गवर्नेंस, राइट। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो इसे आपका, इसके बेसिकली हेड जो हैं वो कौन रहेंगे, डॉक्टर थिपेंद्र पी सिंह, प्रोफेसर ऑफ एआई एंड प्रो वाइस चांसलर। इट इज सपोर्टेड बाय असीम अरुण, मिनिस्टर ऑफ स्टेट from the UP, right? It is powered by the Center of Excellence is powered by Advanced Graphic Processing Unit System. इसमें आपका 168 GB मेमोरी रहेगा एंड इट इज बेस्ड ऑन
एनवीडिया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट होगा कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स का। इसके अलावा जो फंक्शन रहेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, इट विल एक्ट एज अ टेस्ट बेड फॉर अ स्मार्ट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, और इसके की रोल रहेंगे, ये सपोर्ट करेगा 5 एआई स्टार्टअप्स को नेक्स्ट 2 years में। इट विल इनेबल हॉस्पिटल बेस्ड वैलिडेशन, देन इट विल ऑल्सो इंटीग्रेट एआई इनटू अ हेल्थ केयर इकोसिस्टम, राइट। साथ में ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद अपग्रेड, which is aimed to train 1.5 lakh youth in the next 5 years. Okay. Now next आपकी न्यूज है, त्रिपुरा ने रिसेंटली इनका बजट जो है लॉन्च किया था, जिसका टोटल अमाउंट है 34,212 करोड़ का। एंड यहाँ पे इन्होंने अगर बात करें कि एलोकेशन की, तो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्होंने जो है 2441.50 करोड़ का एलोकेशन किया है। एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए 1985.61 करोड़, एजुकेशन सेक्टर के लिए 6439.56 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, एंड ट्राइबल वेलफेयर के लिए 15,000 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे यहाँ बोला गया है 5% इंक्रीज किया जाएगा इन अ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ में for 1.2 lakh state government employees and more than 8,000 pensioners, right? नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एस्टैब्लिश करेंगे इंस्टीट्यूशन जैसे त्रिपुरा गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा गवर्नमेंट विमेंस यूनिवर्सिटी एंड त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव इन्होंने ये जो है लॉन्च करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे नवचेतन नाम से, जिसका मेन एम है प्रमोट करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा इसका फोकस किस में रहेगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग एंड ऑटोमेशन में। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री अंतरजातिक कोर मसंगतन प्रोकल्पा, ठीक है। ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है टू फैसिलिटेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, स्पेशली नर्सिंग में, IITs में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोला है स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करेगी ड्रोन स्कूल, और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ड्रोन्स के लिए बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद रामकृष्णा मिशन ये आपका स्टैब्लिश करेंगे फॉरेन लैंग्वेज स्कूल इन अगरतला, ठीक है। ये सारी अनाउंसमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज कुशल दास, who recently passed away at the age of 66, served as a general secretary of which sports body from 2010 till 2022. So इन कुशल दास जी जो हैं इनका रिसेंटली डेथ हुआ था, और ये आपके इन्होंने बेसिकली जनरल सेक्रेटरी सर्व किया है इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, 2010 से 2022 के बीच में, राइट। नाउ 1996 में इन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड बाद में इन्होंने एज अ CFO सर्व किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, ठीक है, इन दुबई UAE। नाउ नेक्स्ट अभी न्यूज है ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे जो है वो आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। 3 मंथ का ये आपका सर्वे है, एंड इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट करना जियो टैग्ड नेशनल इन्वेंट्री एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रेजेंस मैप, ठीक है। ये कवर करेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल कस्टोडियन अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द स्टेट्स, ठीक है। जो सर्वे है इट इज वॉलंटरी एंड नॉन इंट्रूसिव, ये इंश्योर करेगा ओनरशिप रिमेन्स अनचेंज, एंड सर्वे जो यहाँ पे सर्वे हुआ था इट इज कैरिड आउट बाय द कमिटीज, जैसे स्टेट लेवल पे इट इज लेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। 4 स्टेज फ्रेमवर्क यहाँ पे है, आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, देन आपका कैटोलॉजी विद मेटाडेटा एंड कंजर्वेशन विद डिजिटाइजेशन, ठीक है। इसके साथ ही एक ऐप भी यहाँ पे जो है आपकी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है ज्ञान भारतम एप्लीकेशन, जहाँ पे डेटा बेसिकली कलेक्ट करके मतलब इस ऐप के थ्रू यहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दिस ऐप फैसिलिटेट द डेटा कलेक्शन, एंड यहाँ पे जो सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन है दे कैन इजीली अपलोड द डिटेल्स, राइट। जैसे ओनरशिप टाइप हो गया या लोकेशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस
ऐप के थ्रू की जा सकेंगी। इसके अलावा ये यूज़ करता है इंटरनेशनल इमेज इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल डिजिटल एक्सेस के लिए। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव हमने पढ़ा, सर्वे जो बेसिकली हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ज्ञान भारतम मिशन, जिसको यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था एंड इट वाज लॉन्च एट द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, टोटल आउटलेज का 482.85 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 60 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एक पोर्टल भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ज्ञान पोर्टल फॉर यूनिफाइड मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च द ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे अंडर विच मिशन? कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? इट इज लॉन्च अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट इज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक्सपैंड किया है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फ्रेमवर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग ALMM लिस्ट थर्ड फॉर अ सोलर इनगोट्स एंड वेफर्स। सो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, इसने बेसिकली यहाँ पे थर्ड लिस्ट जो है ALMM की, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाएं तो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर जो है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इन द ईयर 2019 इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ सोलर इक्विपमेंट, रिलायबल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी की गई थी कि हम डिपेंडेंस अपनी हटा, मतलब बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं सामान, वो चीज़ हम कम कर दें। ठीक है, और क्वालिटी हमारी जो है वो इम्प्रूव हो, तो इस वजह से ये चीज़ लाई गई थी। और अभी इसमें इनिशियली जो है 2 लिस्ट यहाँ पे थी, लिस्ट 1 सोलर मॉड्यूल पे जो आपकी थी, लिस्ट 2 सोलर सेल्स पे, एंड अभी थर्ड लिस्ट लाई गई है इनगोट्स एंड सोलर इनगोट्स एंड वेफर्स पे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका 1 जून 2028 से जो है ये इफेक्ट में आएगा। एंड इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों लाया गया है? स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एंड जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो आपका कम करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, जो थर्ड है आपका थर्ड लिस्ट, तो इसके लिए क्या बोला है, कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है जो बिड्स है, बिड्स सबमिटेड मोर देन 7 days आफ्टर नोटिफिकेशन। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके 7 दिन के बाद अगर बिड जो है सबमिट की जाती है, देन दिस मस्ट बी यूज द ALMM लिस्ट थर्ड वेफर्स। ठीक है, उसको ये यूज करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन विद द इक्विवेलेंट इनगोट कैपेसिटी फॉर एनलिस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला, जो थर्ड लिस्ट है, ठीक है, the third list issuance only when at least 3 independent manufacturers have combined capacity of 15 gigawatt। तो यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड लिस्ट जो है ALMM लिस्ट थर्ड जो है, ये आपकी तभी इशू की जा सकेगी जब 3 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं इनकी कंबाइंड कैपेसिटी आपकी 15 गीगावाट की होगी। ठीक है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट जो ये आपकी लिस्ट है ALMM लिस्ट 1 सोलर PV मॉड्यूल्स, only modules manufactured using ALMM list cells and wafers will be included and domestic content requirement, जैसे कि यहाँ पे बोला है, प्रोविजन जो है इसके लिए ये सेम रहेगा, it will be unchanged under the Ministry of New and Renewable Energy schemes। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करें तो ये इंकरेज करेगा कैपिटल इनफ्लो इनटू डोमेस्टिक इनगोट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग, जो जनरेट करेगा स्किल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड इट विल जनरेट स्किल एम्प्लॉयमेंट इन अपस्ट्रीम एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा सप्लाई चेन की बात करें तो इट इंक्लूड्स एनहांस रेसिलेंस, इट विल रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इट विल इम्प्रूव क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी अक्रॉस द सोलर वैल्यू चेन, एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट इंडियाज टारगेट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी गोल 500 गीगावाट बाय 2030, ये इसको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ALMM ऑर्डर फ्रेमवर्क की, तो इसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी हमने पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। किस चीज के लिए? क्वालिटी एंड रिलायबल फ्रेमवर्क के लिए फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर इनकी प्रोग्रेस की बात करें तो लिस्ट 1 जो है इट एक्सपैंड फ्रॉम 8.2 गीगावाट इन 2021 टू 172 गीगावाट। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेकेंड लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अभी 27 गीगावाट इसका जो है प्रोग्रेस पहुंच गया है विद इन अ 7 month। ठीक है, नाउ एक और चीज, यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है इट नीड्स मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन फॉर एनलिस्टमेंट एंड इसकी वैलिडिटी 2 साल होनी चाहिए, इंश्योरिंग प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस कंप्लायंस। ठीक है,
नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है ALMM लिस्ट थर्ड फॉर सोलर इन गुड्स एंड वेफर्स विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। तो ये 1 जून 2028 से जो है आपका इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है इन्होंने रिलीज किया था फाइनल एस्टीमेट ऑफ 2024-2025 एंड फाइनल एडवांस एस्टीमेट ऑफ 2025-2026 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे फ्रूट्स एंड दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, सो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन जो आपका है फाइनल एस्टीमेट जो है आपका, ये आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 3547.44 लाख टन ये था, अब बढ़ के कितना हो गया है 3707.38 लाख टन। ठीक है, अगर एरिया वाइज बात करें तो ये एक्सपैंड हुआ है आपका 301.36 लाख हेक्टेयर। देन फाइनल एडवांस एस्टीमेट की अगर हम बात करें 2025-26 की, तो इसका एरिया 300 अप्रोक्सीमेटली 301.31 लाख हेक्टेयर है एंड प्रोडक्शन इसकी पहुंची है आपका 3708.46 लाख टन्स की। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन आपका जो है 2024-25 में कितना हुआ है 1176.49 लाख टन्स एंड आपका अगर हम बात करें फाइनल एडवांस एस्टीमेट की, तो ये आपका 1186.80 लाख टन पहुंचा है। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो 2024-25 में ये आपका 2177.97 लाख टन देखने को मिला है। वहीं पे जो आपका फाइनल एडवांस एस्टीमेट है ये 2161.60 लाख टन देखने को हमें मिला है विद ग्रोथ ड्रिवन बाय टोमेटो, पीज, ट्रॉपिको, ग्रीन चिली एंड पम्पकिन। राइट नाउ आपका जो टॉप क्रॉप्स हैं जैसे टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी एरिया जो हमें देखने को मिला है एरिया में ग्रोथ, वो है अनियन की। ठीक है, इसका प्रोडक्शन आपका जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 307.67 लाख टन्स का। और अगर एरिया की बात करें तो ये 19.68 लाख हेक्टेयर में आपका था। इसके अलावा पोटैटो की बात करें तो ये आपका 570.53 लाख टन्स है। 2023-24 में मतलब इतना था, अब इंक्रीज होके ये 585.71 लाख टन पहुंच गया है एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन है ये आपका 2025-26 में 584.47 लाख टन पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्शन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है टोमेटो का, तो यहाँ पे 205 ठीक है 205.99 लाख टन ये आपका 2024-25 में आपका पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्शन है 2025-26 की कि ये 227.02 में पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी जो है इंक्रीमेंट एरिया में जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला है 9.83 लाख हेक्टेयर ये पहुंच गया है एंड प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका 2024-25 में 9.01 लाख टन ये आपका पहुंचा है। ठीक है, और प्रोजेक्शन है 9.03 लाख टन ये आपका 2025-26 में पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्लावर की बात करें तो अगेन एरिया वाइज ये इंक्रीज हुआ है एंड प्रोडक्शन जो है इसका वो 2024-25 में 42.65 लाख टन था एंड प्रोजेक्टेड है कि ये 41.65 लाख टन पहुंच जाएगा आपका 2025-26 में। ठीक है, स्पाइसेस की बात करें तो एरिया यहाँ पे भी आपका इंक्रीज हुआ है 50.93 लाख हेक्टेयर का एंड प्रोडक्शन जो है ये आपकी 129.93 लाख टन देखने को मिली है 2024-25 में एंड प्रोजेक्शन है कि 128.18 लाख टन ये आपकी रहेगी 2025-26 में। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो प्रोडक्शन इसमें भी आपका जो है इसमें कम देखने को मिला है। ठीक है, पहले 176.6 लाख टन था, अभी ये रिड्यूस होकर 169.81 लाख टन देखने को मिला था आपका 2024-25 में। ठीक है, now question here is which horticulture crop showed the highest area expansion in 2024-25 with a 27.74% rise। so अभी हमने पढ़ा था कि एरिया वाइज इंक्रीज जो है वो अनियन में हमें देखने को मिला था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is the Government of India approved the establishment of quantum teaching laboratories under the National Quantum Mission to bolster the research and training in emerging quantum technology. How many institutions will host these laboratories? So recently आपका Government of India ने approve किया है 23 आपकी जो है क्वांटम टीचिंग लेबोरेटरी जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अंडर योर नेशनल क्वांटम मिशन और ये बूस्ट करेंगे रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपकी इमर्जिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी में। ठीक है,
जो ये डिसीजन है ये रिव्यू किया गया था ड्यूरिंग द हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग विच इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर हाइलाइट्स ऑफ दिस मीटिंग इज जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने कंसिडर किया है 100 प्रपोजल्स टू एक्सपैंड क्वांटम रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फोकस करेंगे इन एनहांसिंग कोलैबोरेशन, train students and researchers and to build national capacity in quantum science, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो भी आपका पुणे महाराष्ट्र में होगा, which will be organized by your Department of Biotechnology and it will manage the logistic and theme planning, ठीक है। इसके अलावा नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो आपका ऑब्जर्व किया जाएगा 11 मई 2026 को, और ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 500 प्लस इनोवेशंस जो है शोकेस किए जाएंगे विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम 3000 स्टेक होल्डर्स, ठीक है। साथ में ही बोला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है रिवाइज करेगा गाइडलाइंस को टू अलाइन विद द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च स्टाफिंग नॉर्म्स, ठीक है। एंड एक और चीज है स्पेस से रिलेटेड, दैट इज इसरो प्रिपेयरिंग अपकमिंग PSLV मिशंस एंड सैटेलाइट लॉन्चेस एंड योर डेवलपमेंट ऑफ नेवी नेविगेशन सैटेलाइट फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट की गई थी इस मीटिंग में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मंथली बुलेटिन ऑफ PLFS जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है आपका फॉर द मंथ ऑफ February एंड इट वाज लॉन्च बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इसके इस NSO के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ओवरऑल की अगर हम बात करें मेल फीमेल दोनों की, तो ये ड्रॉप हुआ है, मतलब जनवरी में 5% था, अभी 4.9% बताया गया है फॉर द मंथ ऑफ February, ठीक है। अब अर्बन एरिया में बात करें तो ये आपका पहले 7% था जनवरी में, अब रिड्यूस होकर 6.6% बताया गया है, एंड रूरल एरिया में ये स्टेबल देखा गया है 4.2% पे। वहीं पे अगर बात करें फीमेल्स की, ठीक है, फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरिया में ये पहले 9.8% था, अब रिड्यूस होकर 8.7% हुआ है, एंड रूरल एरिया में 4.3% पहले था, अब 4% हो गया है, ठीक है। इसके अलावा मेल की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो ये स्टेबल देखा गया है 4.8%, ठीक है। नाउ बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। सो ओवरऑल ये स्टेबल था 55.9% पे, रूरल एरियाज में 58.7% बताया गया है एंड अर्बन में 50.4%, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो यहाँ पे पहले 35.1% हमने देखने को मिला था, अभी ये 35.3% देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा रूरल फीमेल की बात करें तो ये 40% बताया गया है एंड अर्बन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपका 25.5% बताया गया है। नाउ बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो ओवरऑल ये आपका 53.2% पे स्टेबल था, रूरल एरिया में 56% देखने को मिला है एंड 47 अर्बन एरियाज में। वहीं पे फीमेल की बात करें तो जो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये आपका इंप्रूव हुआ है 33.4% पे, रूरल एरिया में 38.4% देखा गया है एंड अर्बन में 23.3% ये देखा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो बेसिकली होस्ट करेगी 22nd एडिशन वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का। सो इट विल बी होस्टेड बाय द इंडिया और ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में आपका जो है होस्ट किया जाएगा, ठीक है। वेन्यू क्या है, कलिंगा इंडोर एथलेटिक स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया जो है वो 4th एशियन नेशन बना है आफ्टर जापान, कतार एंड चाइना, जो होस्ट करेगा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप को, और पहली बार इंडिया जो है इसको होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। साथ में ही नोट करना है जो इसका 21st एडिशन था वो पोलैंड में आपका हुआ है, इसी साल हुआ है, ठीक है। 23rd एडिशन जो है वो आपका अस्ताना कजाकिस्तान में होगा और 22nd वाला इंडिया होस्ट करेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज कन्फर्ड विद द ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ अ ब्रिटिश एम्पायर बाय यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूके बिजनेस रिलेशन। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको ये अवार्ड आपका जो है दिया गया है। सो इट इज वॉन बाय योर नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। और आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, नटराजन चंद्रशेखरन, जो चेयरमैन है आपके टाटा सन्स के, उनको ये अवार्ड जो है बेसिकली दिया गया है एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय दी लिंडी कैमरॉन, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और कौन से आपके अवार्डीज हैं जिनको ये
मतलब ये अवार्ड जो है पहले भी दिया जा चुका है, जैसे जमशेद ईरानी 1997 में, रविशंकर 2001 में, रतन टाटा जी 2009 में, लक्ष्मी निवास मित्तल 2015 में एंड सुनील भारती मित्तल 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज नेम्ड द 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज लूरेट। सो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज लूरेट के लिए, या जिसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है कावे मदानी। ठीक है, कावे मदानी जो है इनको सेलेक्ट किया गया है 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए। ठीक है, ये आपके डायरेक्टर हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के लिए, एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वाटर बैंक्रप्सी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करने के लिए इरिवर्सिबल वाटर स्ट्रेस, एंड ऑथर्ड दी ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट 2026, और इसी की वजह से इनको इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जो ये अवार्ड है ये अगस्त के महीने में आपका दिया जाएगा ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वाटर वीक, जो आपका स्टॉकहोम में होगा। ठीक है, इवेंट। अब बात करते हैं अवार्ड की। सो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1991 में बाय द स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन इन कॉपरेशन विद द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, ये जो प्राइज है इट इज अवॉर्डेड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, एंड इसके लिए प्राइज मनी यहाँ पे दिया जाता है 1 बिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रिस्टल स्कल्पचर। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये फॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है किंग चार्ल्स 16 गस्तफ ऑफ स्वीडन, एंड 2025 में ये अवार्ड दिया गया था गुंटर बॉल्शिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, नाउ स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके हेलेना थाइबल, हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है, और 1991 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2026। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका मेन फोकस है ग्लोबल मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड ग्रोथ प्रोजेक्शन, जीडीपी ट्रेंड्स, रीजनल आउटलुक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहले बात करते हैं ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड की। तो 2025 के लिए ये ग्रोथ 4.6% बताई गई है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड 2026 में ये स्लो डाउन होगी 1.9% पे ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, जो आपकी पता ही आपको वॉर चली है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन ऑफ एआई रिलेटेड डिमांड, इफेक्ट्स ऑफ अर्लियर टैरिफ ड्रिवन फ्रंट लोडिंग ऑफ शिपमेंट। ठीक है, इसकी वजह से ये आपका जो ट्रेड है वो 1.9% पे स्लो डाउन हो जाएगा। 2027 की बात करें तो ये 2.6% पे बताया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। इसके अलावा ओवरऑल ट्रेड ग्रोथ जो है आपका गुड्स प्लस सर्विसेज 2025 में 4.7% बताया गया है, 2026 के लिए 2.7%। ठीक है, सर्विस ट्रेड में 2025 का 5.3%, 2026 का 4.8%, एंड 2027 का एक्सपेक्टेड है इट विल रिबाउंड टू 5.1%। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर जीडीपी की तो 2025 के लिए 2.9% बताई गई है, 2026-27 के लिए ये आपकी 2.8% बताई गई है। ठीक है, नाउ रीजन वाइज बात करें तो यहाँ पे बोला है जो एशिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये आपका 3.5% पहुंचेगा। ठीक है, एंड इंपोर्ट ग्रोथ आपका 3.3% पहुंचेगा, विच इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल दीज रीजन, राइट। जैसे अफ्रीका का इंपोर्ट रहेगा 3.2% पे, एक्सपोर्ट रहेगा 1.2% पे, साउथ अमेरिका के इंपोर्ट 2.5% पे, एंड यूरोप का इंपोर्ट 1.3% बताया गया है, मिडिल ईस्ट का इंपोर्ट 1% बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे बोला है जो डिपेंडेंसी रहेगी ऑन गल्फ नेशन फॉर यूरिया इंपोर्ट, इंडिया की 40% बताई गई है, थाईलैंड की 70% और ब्राजील की 35% रहेगी। वहीं पे जो गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, इनको दिक्कत होएगी, फूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो इनकी हैवी रहेगी। जैसे 75% राइस के लिए, आपका ग्रेटर देन 90% कॉर्न के लिए, सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल्स, इन सब की इनकी जो है डिमांड वो आपकी जो है डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी इंपैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, एलिवेटेड क्रूड ऑयल एंड एलएनजी प्राइसेस जो हैं इट कुड रिड्यूस ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ बाय 0.3% पॉइंट्स एंड लोअर ट्रेड ग्रोथ इन 1.4%, स्पेशली जो इफेक्ट कर रहे हैं एनर्जी इंपोर्टिंग रीजन्स। ठीक है, इसके अलावा WTO की बात करें, टीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके कारण डीजी है आपके नोगोजी ओकोन्जो इवेला, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1995 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है,
Now question is, according to the WTO March 2026 report, what is projected global GDP growth for 2026? So 2026 के लिए जो GDP प्रोजेक्शन बताई गई है, ग्लोबल GDP ग्रोथ जो बताई गई है, वो है आपकी 2.8%. ठीक है. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 40th एनुअल वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट 2026 की जारी की गई है फोर्ब्स द्वारा. ठीक है, जिसमें पहला नाम आपका किसका है? एलॉन मस्क का, विद 839 बिलियन. ठीक है, इनकी नेटवर्थ है 839 बिलियन की. एंड सेकेंड नंबर पे है लैरी पेज विद 257 बिलियन नेटवर्थ. देन सेर्गेई ब्रिन फ्रॉम गूगल अल्फाबेट. ठीक है, इनकी नेटवर्थ है 237 बिलियन की. जेफ बेजोस 224 बिलियन एंड मार्क जुकरबर्ग 222 बिलियन इनकी नेटवर्थ है. तो ये आपके टॉप 5 बिलियनियर्स हैं 40th एनुअल वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट के 2026 के. ठीक है, टोटल बिलियनरीज जो इसमें शामिल हुए हैं 3428 हैं, जिनकी कमाई नेटवर्थ आपकी है 20.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एलिट बिलियनर्स की बात करें तो 20 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं विच होल्ड दी फॉर्च्यून अबव 100 बिलियन यूएस डॉलर. ठीक है, एवरेज बिलियनियर्स वेल्थ जो है वो देखी गई है 5.8 बिलियन यूएस डॉलर की. एंड कंट्रीज जिनमें से सबसे ज़्यादा बिलियनर्स आपके आते हैं, ये पहले नंबर पे है यूएसए विद 989 बिलियनर्स, फॉलोड बाय चाइना 539 बिलियनर्स, एंड इंडिया से थर्ड नंबर पे इंडिया आता है विद 229 बिलियनर्स. ठीक है, इसके अलावा विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 481 विमेन जो है इस लिस्ट में इस बार शामिल हुई हैं. ठीक है, और वर्ल्ड की रिचेस्ट विमेन आपकी कौन बनी है? एलिस वॉल्टन सेकेंड फॉर द सेकेंड ईयर, जिनकी नेटवर्थ आपकी है अप्रॉक्सीमेटली 134 बिलियन यूएस डॉलर की. इसके अलावा न्यू एंट्रेंट्स एंड यंगेस्ट बिलियनर्स की बात करें तो 390 न्यू एंट्रेंट्स 2026 की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिनमें से यंगेस्ट बिलियनियर्स की अगर हम बात करें तो इनका नाम है एमिले वर्ग थ्रेस फ्रॉम ब्राजील, जिनकी एज 20 है एंड इनकी नेटवर्थ है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की. ठीक है, और इनकी रैंक है 2623 रैंक इनकी ग्लोबल रैंक है 2026 की लिस्ट में. ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अरविंद श्रीनिवास जो हैं, जिनकी एज 30 है, ये यंगेस्ट बिलियनियर बने हैं, जिनकी नेटवर्थ आपकी है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर की, और ये सीईओ है आपके परप्लेक्सिटी के. ठीक है, इसके अलावा ओल्डेस्ट बिलियनियर की बात करें तो जॉर्ज जेसव जो आपके यूएसए के इंश्योरेंस टाइकून है बेसिकली, वो ओल्डेस्ट बिलियनियर इस लिस्ट में देखे गए हैं विद 104 एज, और इनकी नेटवर्थ है 1.9 बिलियन यूएस डॉलर की. ठीक है, वहीं पे इंडिया की बात करें तो अलक पांडे इन्होंने यहाँ पे डेब्यू किया है विद 1 बिलियन यूएस डॉलर. ठीक है, लक्ष्मी मित्तल बिगेस्ट गेनर हैं विद 31 बिलियन यूएस डॉलर नेटवर्थ. ठीक है, जो आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आर्सिलॉर मित्तल के. ठीक है, इसके अलावा विजय शेखर शर्मा, ये आपके सीईओ हैं पेटीएम के, और ये 3 साल बाद इस लिस्ट में फिर से शामिल हुए हैं 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है मीरवेज अजीज जो हैं. ठीक है, ये दुबई बेस्ड रियल इस्टेट टाइकून है और पहले अफगान नेशनल हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिनकी रैंक 2356 है एंड इनकी नेटवर्थ जो है वो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की है. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंडिया के बिलियनर्स की. तो टॉप 5 बिलियनर्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं फोर्ब्स से, इंडिया से बेसिकली. सो मुकेश अंबानी जो है पहले नंबर पे हैं, फॉलोड बाय गौतम अदानी, सावित्री जिंदल, लक्ष्मी मित्तल एंड आपके शिव नाडर. ठीक है, तो मुकेश अंबानी की ग्लोबल रैंक है 21, 31 गौतम अदानी की, 51 सावित्री जिंदल की, 70 लक्ष्मी मित्तल एंड 71 शिव नाडर. ठीक है, अब बात करते हैं फोर्ब्स की. तो फोर्ब्स के सीईओ कौन है? शेरी फिलिप्स. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू जर्सी यूएसए में, और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, हु वाज रैंक्ड एज अ इंडियाज रिचेस्ट पर्सन इन फोर्ब्स 2026 लिस्ट with a net worth of 99.7 बिलियन यूएस डॉलर. तो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी जी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला was recently conducted by which command of Indian Army at the Babina Field firing range in उत्तर प्रदेश. So recently इंडियन आर्मी की जो सदर्न कमांड है उनके द्वारा कंडक्ट किया गया था अमोघ ज्वाला जो आपकी एक्सरसाइज है.
ये कंडक्ट की गई थी इन दी बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next is, which among the following organization launched India's first liquefied petroleum gas automated teller machine in Gurugram, Haryana? So इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली LPG ATM जो है वो आपका लॉन्च किया है? गुड़गांव में ये लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लॉन्च बाय दी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली आपका इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी जो है LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी को पता है, न्यूज़ आप देखते ही हो, शॉर्टेज की काफ़ी न्यूज़ यहाँ पे चल रही थी और इसका मौका उठाते हुए जो BPCL है उन्होंने एक अच्छा मौका देख के ये लॉन्च किया है इनिशिएटिव। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे जैसे हम बेसिकली ATM में पैसे निकालने जाते हैं, राइट? तो वहाँ ऐसे ही अब हमें जो है सिलेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या रहेगा? ओनली रजिस्टर्ड भारत गैस कस्टमर जो हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। स्टेप्स क्या है? एंटर करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेरीफाई करना है OTP, देन स्कैन करना है बारकोड और QR कोड। ठीक है, ऑन दी एम्प्टी सिलेंडर एंड कंप्लीट पेमेंट डिजिटली वाया UPI और डेबिट कार्ड। ठीक है, दोनों माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा सिलेंडर जो है एक्चुअल में बेसिकली आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपका आप घर के लिए यूज़ करते हो वो वाला नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे कंपोजिट सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये वाले सिलेंडर्स यहाँ पे मिलेंगे जिनका वेट 15 kg का आपका रहेगा। ठीक है, इट इज़ मच लाइटर कंपेयर टू द कन्वेंशनल आयरन सिलेंडर्स एंड ईजियर टू हैंडल। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो मतलब पैनिक वाली सिचुएशन है उसको थोड़ा हैंडल करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? ATM जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? अप टू 10 सिलेंडर्स की। एंड जब स्टॉक आपका बिलो 2 सिलेंडर हो जाएगा, मतलब एक या एक से कम हो जाएगा बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली अलर्ट यहाँ पे जारी होगा। जो नियर बाय इनके रीफिल स्टेशंस होंगे, ठीक है, एजेंसी बेसिकली होंगी, वो आगे इसको रीफिल करके जाएंगे। जैसे ATM में पैसे डलते हैं ना, वैसे ये चीज़ भी यहाँ पे होगा। ठीक है, Now next is, which state emerged as a India's top state in textile export in financial year 2025 according to the Niryat data? So recently Niryat data जो आपका आया है, ठीक है, तो इंडिया का टॉप स्टेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में रहा है तमिलनाडु। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 का। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये डेटा बेसिकली रिलीज किया है DPIIT ने। ठीक है, निर्यात नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ये इनके द्वारा रिलीज किया गया था। और टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे बताया गया है 36,610 मिलियंस का। और टॉप स्टेट्स जो आपके टेक्सटाइल में देखे गए हैं एक्सपोर्ट में, तो पहला नंबर पे तमिलनाडु था, फॉलोड बाय गुजरात, देन महाराष्ट्र। ठीक है, और तमिलनाडु का टोटल एक्सपोर्ट कितना था? 7,997.17 मिलियन US डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है, रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। रिलीफ स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है एंड इट वाज लॉन्च बाय दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, DGFT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो है आता है। इनके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, टू विच विल प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर्स फ्रॉम वॉर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, जो भी आपका टेंशन चल रहा है उससे ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, इसके लिए फाइनेंशियल आउटले 497 करोड़ का दिया गया है अंडर दी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एंड इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? बिकॉज जो एक्सपोर्टर है उनको हाई शिपिंग कॉस्ट जो है देनी पड़ रही है। ठीक है, इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ गया है एंड वॉर रिलेटेड रिस्क जो है टू गुड्स एंड इन ट्रांजिट ये भी आपका बढ़ जाता है। इस वजह से ये स्कीम लाई गई है। सो द गवर्नमेंट इज स्टेपिंग टू रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड टू इंश्योर एक्सपोर्ट कंटिन्यू स्मूथली। ठीक है, एक्सपोर्ट आपका बना रहे, इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी ECGC लिमिटेड। ठीक है, ये वेरीफाई करेगी, क्लेम करेगी प्रोसेस को एंड इट विल डिस्बर्स द अमाउंट एंड ऑल्सो मॉनिटर दिस। ठीक है, ये यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बेस्ड सिस्टम आपका यूज किया जाएगा फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ क्लेम्स एंड फंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, नाउ इसके टारगेटेड रीजन कौन कौन से हैं? जैसे एक्सपोर्ट टू और फ्रॉम द गल्फ एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जैसे UAE आपका हो गया, सऊदी अरेबिया, यमन, इजराइल, ईरान, इराक,
बहरेन, ओमान, कुवैत एंड कतार, दीज आर द टारगेटेड रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिलीफ स्कीम जो आपकी लाई गई है इसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग शिपमेंट, जो कवर करेगा शिपमेंट्स दैट आर ऑलरेडी अंडर वे। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऐसी कंपनीज को जो बेसिकली 1 मार्च से, जिनका जो शिप है वो अराइव होना था इंडिया में 1 मार्च से लेके 31 मई 2026 तक। तो इनके लिए एक तो डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी गई है कि आप अगर इसके बाद भी आते हो तो चलेगा। ठीक है, उसमें कोई पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। 31 मार्च 2026 तक इनकी जो है डेडलाइन एक्सपोर्ट की एक्सटेंड कर दी गई है। प्लस अप टू 100% इंश्योरेंस कवरेज इनका यहाँ रहेगा वाया ECGC। ठीक है, और सपोर्ट अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत 56 करोड़ का। ठीक है, इट विल हेल्प एक्सपोर्टर्स हु ऑलरेडी शिप्ड गुड्स बट नाउ फेस अनसर्टेनिटी, राइट, इनको ये हेल्प करेगा। दूसरा कंपोनेंट आता है सपोर्ट फॉर फ्यूचर एक्सपोर्ट विच कवर्स न्यू शिपमेंट, जो मार्च 16 से जून 15 के बीच तक की आपकी रहेंगी। ठीक है, तो ये इनके लिए आपका सेकेंड कंपोनेंट जो है वो उनको टारगेट करता है। यहाँ पे ये स्टेबल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड करेगा एंड अप टू 95% इंश्योरेंस कवरेज इनका यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए एलोकेशन दी गई है 159 करोड़ की। ठीक है, इट विल एनकरेज एक्सपोर्टर्स टू कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग डिस्पाइट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट थर्ड, जो MSME को टारगेट करता है। MSME सपोर्ट बेसिकली ये आपका रहता है, आपके स्मॉल बिजनेस को ये टारगेट कर रहा है एंड इट विल बेनिफिट अप टू 50% ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा फ्राइट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए एलोकेशन आपका 282 करोड़ का बताया गया है एंड इट विल हेल्प स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो मोस्ट अफेक्टेड हैं ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली मोटा मोटा ये समझो कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है या जा रहा है उसको दिक्कत ना हो और वो कंटिन्यू बना रहे, उस वजह से ये रिलीफ स्कीम लाई गई है। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात करें तो ये जो मिशन है इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को थ्रू यूनिफाइड आउटकम ड्रिवन एंड डिजिटली इनेबल्ड फ्रेमवर्क, जिसके लिए आपका 25,060 करोड़ का एलोकेशन आपका जो है फाइनलाइज किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टिल फाइनेंशियल ईयर 2031। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इन्होंने लॉन्च किया है, कौन सी इनिशिएटिव इसमें लॉन्च की गई है, टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इम्पैक्ट बाय द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो DGFT ने लॉन्च किया है रिलीफ स्कीम रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मिड टर्म रिव्यू ऑफ 20th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे जो है रिसेंटली जारी किया गया है बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी and its title was National Generation Adequacy Plan 2026-2027 to 2035-36। ठीक है, सो 20th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था ड्यूरिंग द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, एज पर द सर्वे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एंड डिमांड आउटलुक है उनकी बात करें तो करंट में ये आपका अप्रोक्सीमेटली 520 गीगावाट था और इट इज प्रोजेक्टेड कि 2000 आपका जो है 2035-36 तक ये आपका 1121 गीगावाट पहुंचेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है और पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपकी रहेगी 459 गीगावाट की। ठीक है, इसके अलावा टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है ये बताई गई है 3,365 बिलियन यूनिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन आउटलुक की फॉर 2035-36। ग्रॉस जनरेशन रहेगा यहाँ पे 3,596 बिलियन यूनिट का। नेट जनरेशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,415 बिलियन यूनिट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनर्जी मिक्स की बात करें तो सोलर PV जो है ये आपको बताया गया है 509 गीगावाट, कोल के लिए 315 गीगावाट, विंड के लिए 155 गीगावाट एंड हाइड्रो पावर के लिए 77 गीगावाट, वेयर एज न्यूक्लियर में 22 गीगावाट बताया गया है, गैस के लिए 20 गीगावाट, बायोमास 16 गीगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो 6 गीगावाट बताया गया है। ठीक है, जनरेशन आउटलुक 2035-36 के लिए। ठीक है, इसके अलावा
नॉन फॉसिल वर्सेस फॉसिल की बात करें तो नॉन फॉसिल कैपेसिटी बताई गई है 786 गीगावाट की, ठीक है। नॉन फॉसिल जनरेशन शेयर अप्रोक्सीमेटली 49% यहाँ पे देखने को मिलेगा 2000 आपका 2035-36 तक। कोल जनरेशन की बात करें 1819 बिलियन यूनिट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड 2026-27 में ये आपका जो है शेयर डिक्लाइन होगा फ्रॉम 64% टू 49%, मतलब आने वाले टाइम में ये चीज़ आपके रिड्यूस होगी 2035-36 में ये 49% तक गिर जाएगी, ठीक है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो टोटल ये 174 गीगावाट बताया गया है और 888 गीगावाट आर, ठीक है। अगर वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा तो 80 गीगावाट आर और 321 गीगावाट आर रहेगा, ठीक है। 80 गीगावाट और 321 गीगावाट आर, ठीक है। वहीं पे पम्प स्टोरेज प्लांट की बात करें तो 91 गीगावाट और 567 गीगावाट आर रहेगा। इन्वेस्टमेंट नीड्स टोटल बताई गई है अप्रोक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है, वाया वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। इसके अलावा रिस्क जो है या चैलेंजेस जो फेस करेंगे वो आपको बताया गया है, जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन लिथियम आयन सेल 75 से 80% एंड क्रिटिकल मिनरल, तो ये आपका चैलेंज देखने को मिलेगा हमें। एक्सपेंशन जो है वो आपका देखने को मिलेगा सोलर कैपेसिटी का, जो 30 से 40 गीगावाट एनुअली जा सकता है, ठीक है। और ये स्पेशली आपका स्पेसिफिकली फोकस करेगा रिन्यूएबल्स स्टोरेज एंड ग्रिड स्ट्रेंथनिंग में, ठीक है। Now next is India's installed power generation capacity is projected to rise from approximately 520 gigawatt to how much by 2035 to 2036। तो यहाँ पे क्या बोला है 1121 गीगावाट तक ये आपका प्रोजेक्ट किया गया है 2000 आपका 2035 और 2036 के लिए, ठीक है। 520 से बढ़ के ये आपका 1121 गीगावाट तक जाएगा, ठीक है। Next is which bank became the first in India to launch an overdraft facility on UPI for women self-help group members। So recently जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने लॉन्च किया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन यूपीआई फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, जो बेसिकली आपके मेंबर्स होंगे या ऐसे पर्सन्स जो होल्ड करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स को, उनके लिए ये फैसिलिटी जारी की गई है। और मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या लिमिट जो है वो आपकी 5000 पर एलिजिबल अकाउंट होल्डर है, ठीक है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट जो है ओवरड्राफ्ट अकाउंट कैन बी डायरेक्टली लिंक टू योर एनी यूपीआई इनेबल्ड ऐप, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा जो इनिशिएटिव है इससे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इनके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। Next is the Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of how much on HSBC India in March 2026। So RBI ने monetary penalty लगाई है आपकी 31.80 लाख की, ठीक है। किस पे लगाई गई थी? HSBC इंडिया में ये लगाई गई थी in month of March for the non compliance with unclaimed deposit and inoperative account norms। तो इसकी वजह से ये पेनल्टी जो है इम्पोज की गई थी, ठीक है। Next is who was honored with the Women Empowerment Award for Arts and Culture at the House of Commons UK। So recently जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, एक्ट्रेस हैं ये, और इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क इन आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग द इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड एट द लंदन यूके बेस्ड रजिस्टर्ड कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी CIC ग्लो वुमेन CIC टू मार्क इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। इसके अलावा जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं आप, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में फॉर द दाहन 1998 की ये आपकी थी, एंड फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अलिक सुख इन 2014, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।